हाँ, तो बात हो रही थी, बायफिनाइल की मैम, जस्ट वेट फॉर बायफिनाइल की। हाँ, बायफिनाइल की बात हो रही थी। वुडवर्ड फिशर रूल हम लोग देख रहे थे बायफिनाइल का। तो बायफिनाइल का, हाँ, तो मैम आपने बाकी सब बायफिनाइल लोग पूछा था। एक मिनट, एक कोई बोलिए, बाकी सब म्यूट करिए अपने को। कौन बोल रहा है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। कौन? हाँ, स्नेह बताइए आप। मैम बायफिनाइल वो होता है जब दो बेंजीन रिंग एक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। ओके, व्हाट इज ये द पिक्यूलैरिटी? एक व्हाट इज द मैम पिक्यूलैरिटी क्या है इसके बाइफिनाइल पास? इज हाँ, मैम बाइफिनाइल्स आर एरोमेटिक कंपाउंड बट दे आर नॉट प्लेनर। very good. This is the main thing, and actually in this slide also it is written that not planar. ये 45 डिग्री सेल्सियस के एंगुलर पे होती है। ओके, ये क्यों ये 45 डिग्री सेल्सियस के एंगल पे होती है? देखिए, पिक्युलैरिटी क्या है स्ट्रक्चर की, कि ये क्या करता है, जो कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल सीसी बॉन्ड है, यू नो कि जो सिंगल बॉन्ड है इट कैन रोटेट, कन्फर्मेशन हो सकता है ना इसमें, अलग अलग आपने बहुत ढेर सारे कन्फर्मेशंस पढ़े हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं। वैसे ही आपने कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स भी पढ़ा है। इसी बात पे जरा सा कोई और एक हाथ रेस करिए, बताइए मुझे कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फिग्रेशन में क्या डिफरेंस है, कन्फर्मेशन में और कन्फिग्रेशन में। हाँ, प्रियंका बताएं। कन्फर्मेशनल, प्रियंका बताएं। प्रियंका, यू हैव रेज्ड योर हैंड। मैम वो बाइफिनाइल के बारे में बता रही थी मैं। ओके, नहीं मैं, ठीक है, बताएं। क्या बता रही थी प्रियंका? मैम बाइफिनाइल is a benzoate aromatic compound that consists of two benzenes are connected by single covalent bond। यही बता रही थी। ओके ओके, ठीक है प्रियंका। हाँ सोनल बोलिए। मैम constitutional isomers are have same molecular formula but different arrangement of bonds like उसके जितने भी components होते हैं वो अलग अलग bond से arranged होते हैं, लेकिन conformational isomers same arrangement होता है but वो rotate होकर एक दूसरे में interconvert होते रहते हैं। And configuration, confirmation, it is okay, and configuration. Yes, configuration, ma'am, they are different in configuration but have same molecular formula. Okay, like स्टीरियो आइसोमर्स। दो बच्चों ने हाथ उठाया है, Yes. जल्दी से बता दीजिए। इसने बताइए, और ये मोटो ई से जो भी है अपना नाम लिख दीजिएगा नेक्स्ट टाइम बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। दिस इज रुचि झा। हाँ रुचि झा, सेमेस्टर 3 हाँ PG। हाँ, Difference between configurational and conformational isomers is that in configurational isomers, compounds having same molecular formula but different spatial arrangements of groups and interconverted with breaking of bonds. okay. And in conformational isomers, compounds having same molecular formula but different structural formula with different spatial arrangements of groups and interconvertible without breaking of bond. ठीक है बेटा, सीधे सीधे हम लोग एकदम शॉर्ट में बोलते हैं कि एक स्ट्रक्चरल आइसोमर है और एक आपका स्टीरियो आइसोमर है। ओके, एग्री? एक आपका स्टीरियो आइसोमर है और एक स्ट्रक्चरल आइसोमर है ना। अब ये आपका बायफिनाइल क्या है आपका, देखिए स्टीरियो आइसोमर बना। ये आपका क्या है, कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज हो जाएगा, है ना। आप कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो ना, RS निकालते हो बायफिनाइल का, और वो क्यों निकालते हो, आप कायरल एलिमेंट्स जब पढ़ते हो, कायरल मॉलिक्यूल्स, तो उसमें ऐसे कंपाउंड्स पढ़ते हैं जिसमें कायरल कार्बन तो नहीं होता है, लेकिन उसमें क्योंकि प्लेनैरिटी लैकिंग होती है, या फिर वो कुछ ना कुछ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री
उसकी क्या कहते हैं कार्बन की टेट्राहेड्रल जो भी है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होता है सेम, तो इसलिए वो क्या होते हैं, वो कायरल कार्बन में आता है, वो उसके स्टीरियो आइसोमर्स पाए जाते हैं। तो जो बाइफिनाइल है आपका वो उसी के अंतर्गत आता है आपका। तो इसमें क्या है, ये रोटेट हो जाता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है वो रोटेट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेनारिटी लूज हो जाती है। वो 45 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 45 डिग्री सेल्सियस एंगल रहता है उसका। जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो आपका बल्कियर ग्रुप लगे होते हैं उसके ऑर्थो पोजीशन पे, सिंगल सिंगल जो बॉन्ड है बीच में दो रिंग के बीच में, उसकी वजह से जो प्लेनारिटी है वो क्या होती है, और लूज होती है। तो जो सब्स्टिट्यूएंट जितना ज्यादा लगा रहेगा, बल्कियर रहेगा, इट विल कॉज द लॉस इन कोप्लेनारिटी। कोप्लेनारिटी मतलब दोनों के बीच में जो एरोमेटिक रिंग क्योंकि प्लेन होती है, तो दोनों रिंग की जो प्लेनारिटी है उसके बीच में जो कोप्लेनार आप एक कह सकते हो ना कोप्लेनारिटी, वो लॉस होती है ऑर्बिटल्स की। और जो लॉस ऑफ ओवरलैप के वजह से जो आपका शिफ्ट है वो किधर शिफ्ट हो जाता है, ब्लू शिफ्ट हो जाता है, मतलब लोअर वेवलेंथ की तरफ आपकी शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका स्टेरिक इनहिबिशन जो है रेजोनेंस का, वो किस वजह से है, जैसे कि वर्ड ये टर्म जो दिया हुआ है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, मतलब कि स्टेरिक की वजह से जो रेजोनेंस हो रहा था आपका उसका इनहिबिशन हो गया, मतलब इनहिबिट हो गया, रुक गया। जैसे एल्कीन्स है उसका ट्रांस आइसोमर एग्जिबिट करता है एब्जॉर्प्शन लॉन्गर वेवलेंथ पे और हाई इंटेंसिटी पे। तो जितना कंजुगेशन ज्यादा होगा, कंजुगेशन ज्यादा होगा उतना ही जो वेवलेंथ, हाँ प्रियांशु बोलिए। मैम स्टेरिक इनहिबिशन होता क्या है? बता रही हूँ, वही बता रही हूँ बेटा, वही बता रही हूँ। देखिए इस स्लाइड में वही एक्सप्लेन किया है। टर्म से क्या मतलब है कि जो रेजोनेंस को क्या करे, इनहिबिट करे। और वो जो इनहिबिशन हो रहा है रेजोनेंस का वो किस वजह से हो रहा है, वो स्टेरिक जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, ये अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं और स्टेरिक इफेक्ट है इसको हम अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अगर हम सारी चीजें इसमें डिस्कस करने लगेंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी को पहले डील करते हैं, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज अगर अनक्लियर रह जाएगी तो जब हम वो टॉपिक लेंगे क्लेरिफाई करने के लिए देन वी विल डिस्कस इन डिटेल, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी इसमें आपको काम के भर को आपको समझ में आ जाएगा। मेन क्या है कि जो रेजोनेंस किसी की वजह से अगर इनहिबिट हो रहा है, यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट है, उसके बारे में क्या है। मैं कह रही थी कि अगर कंजुगेशन है, पहले पॉइंट में क्या लिखा है कि अगर कंजुगेशन है, तो आपको बहुत बार बताया है, पिछले 2 क्लासेस से बता रही हूँ कि अगर कंजुगेशन होगा, कंजुगेशन बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो बॉन्ड गैप है आपका, लेवल का जो गैप है एनर्जी लेवल, वो क्या होते हैं, वो कम हो जाते हैं। एनर्जी के लेवल जब कम हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो एनर्जी गैप कम होता है और तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है या बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाती है। तो इसलिए आपका पहला पॉइंट वही बता रहा है। और जो इंटेंसिटी है वो हाई हो जाती है। जो वुडवर्ड रूल एप्लीकेबल होता है केवल उन मॉलिक्यूल में एप्लीकेबल होता है जो कि क्रोमोफोर के चारों तरफ कोई भी स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। इस स्ट्रेन होने का मतलब क्या है, जैसे आपके मॉलिक्यूल में देखिए रिंग स्ट्रेन किस किस तरीके से हो सकता है। ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है ना, इस रिंग के देखिए 6 मेंबर रिंग बनी है, 5 मेंबर रिंग बनी है और 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड इसके 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग है। दूसरी चीज उसमें दिखाया है क्रॉस कंजुगेशन। ठीक है, ये क्रॉस कंजुगेशन किसी को पता है क्या होता है? राहुल मोबाइल में पढ़ ही एनीवन वांट टू एक्सप्लेन? देखिए मैं बता रही हूँ आपको, ये जो स्लाइड अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये टीएनबी की स्लाइड, टीएनबी की साइट पे सेव्ड है, मतलब अपलोड की हुई है। तो आप लोग ये जो स्लाइड्स है मेरी एरोमेटिसिटी इन बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, ये वहां से ले सकते हैं आप लोग टीएनबी की साइट से। ओके, उसमें ये सारी स्लाइड्स है। देखिए आप लोग कंजुगेशन तो जानते हो कि कंजुगेशन क्या होता है, ऑल्टरनेट सिंगल और, हाँ सुमित बोले। क्रॉस कंजुगेशन जो होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है, मतलब थोड़ा सा तेज बोले सुमित। मैम बोल रहे थे कि ये क्रॉस कंजुगेशन जो होता है बाय डायरेक्शनल होता है, मतलब ये एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में भी हो सकता है, एक जगह से। सॉरी सुमित आपकी आवाज क्लियर नहीं है मुझे।
बोल रहे थे मैम क्या कि ये क्रॉस कंजुगेशन जो होता है बाय डायरेक्शन होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह में भी हो सकता है, एक साइड से। ठीक है, बाय डायरेक्शनल होता है। ओके ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। तो 2 पार्टिसिपेंट रेज किया है, मैं बता दूं फिर आप लोग बताइएगा बेटा, थोड़ा सा टाइम कम लगेगा इससे, है ना। ये कह रहे हैं कि कंजुगेशन क्या है आपका, जो ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड की वजह से क्या है आपका, हर कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या रखता है, एक लोब रखता है, p ऑर्बिटल। ठीक है, आप लोगों ने देखा है हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे, जब मैं हाइब्रिडाइजेशन का अलग से लेक्चर लूंगी तो आप लोग को क्लेरिफाई करूंगी अगर चीजें क्लेरिफाई नहीं है तो वो जो लोब है आपका p ऑर्बिटल का, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस के लिए या कंजुगेशन जो हो रहा है ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड पे, इसमें जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है p ऑर्बिटल, जो कि एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपका वैकेंट है। तो इसकी वजह से आपका क्या है, कॉन्जुगेशन होता है। ये कॉन्जुगेशन 2-3 तरीके के होते हैं आपके, स्यूडो कॉन्जुगेशन भी होता है, लेकिन ये इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं, क्लेरिफाई कर सकते हैं। हाइपर कंजुगेशन जो है वो आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स का अभी तक आपने देखा है कंजुगेशन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। वी विल डिस्कस लेटर जब इसके बारे में बताऊंगी। क्रॉस कंजुगेशन क्या टर्म है कि अगर आपका 3 ग्रुप लगा हुआ है जिसमें से कि नॉन कंजुगेटेड होते हैं एटलीस्ट 2, जैसे ये 3 एग्जांपल देखिए 21, 22 और 23, ये जेरी मार्च से लिया गया है ये मटेरियल। if anyone want to interested in this material then he can consult the jerry march। ओके, तो जितनी भी मैंने स्लाइड शेयर की है टीएनबी में अपलोड करवाई है, उसमें पीछे बैक में रेफरेंस में लिखा हुआ है कि वो सोलोमन से लिया गया है या मार्च से लिया गया है, कुछ सिलेक्टेड बुक्स या क्लेडन से लिया गया है। तो कुछ कुछ पोर्शंस मैंने स्पेसिफिक टॉपिक्स जो है वो जिस बुक से भी लिखा है पीछे रेफरेंस में आपको बता दिया है कि किससे लिया है। तो ये पर्टिकुलर जो क्रॉस कंजुगेशन ये वाला पार्ट लिया है ये जेरी मार्ट से है। क्रॉस कंजुगेशन जो क्या है, ये 3 ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, जैसे दिख रहा है आपको कंजुगेशन, कंजुगेटेड और बीच में कार्बोनिल प्रेजेंट है, जिसमें से 2 ऑफ विच क्या है, नॉन कंजुगेटेड है। ये जो नॉन कंजुगेटेड है ईच अदर में ऑल्दो इट इज कंजुगेटेड विद द थर्ड। अब इसमें देखिए आप, ये एग्जांपल इसमें दिख रहा है आपका, 2 नॉन कंजुगेटेड है लेकिन ये तीसरे वाले से कंजुगेटेड हो जाएंगे। अगर हम इस वाले को लेते हैं तो ये कंजुगेशन में आ जाएगा, और अगर इस वाले को लेते हैं तो ये कंजुगेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड छूटेगा आपका। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं जा रहे हैं, इसको हम कंजुगेशन जब बताएंगे तो फिर अलग से इसको देख लेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि जो क्रॉस कंजुगेशन वाले होते हैं, जैसे इसमें भी देखिए एक को ले रहे हैं तो वो दूसरा वाला छूट रहा है। तीसरा क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे। ये जो थर्ड है ये स्टेरिक इनहिबिशन क्या है, ये जो बल्कियर रेसिड्यूज लग जाते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप और इन द फॉर्म ऑफ एल्काइल चेन और रेसिड्यू एनी, देन व्हाट इट हैपेंस, इट डज द स्टेरिक हिंड्रेंस। And what is steric effect causes? Steric effect can cause in loss and planarity also। steric effect आप लोग बहुत सा पढ़े भी होंगे। ठीक है, जो कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है, तो जो लैम्डा मैक्स है उसका जो हम प्रेडिक्ट करते हैं वुडबर्ड पिक्चर से, वो मैच नहीं करता है। और जो मॉलिक्यूल है इसका मतलब कि उसमें कुछ स्ट्रेन, तो अगर स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल है, क्योंकि जो वैल्यू हम ये निकाल रहे हैं ये क्या है, ये आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। और जो वैल्यू हम इस फोटोमेट्रिक से निकालते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से निकालते हैं, वो क्या होती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है जो कि एक्सपेरिमेंटली करते हैं। तो जैसे आपने बहुत से रिएक्शंस आप लगाते हो या कुछ भी करते हो, कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हो, तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, बस वही बात है। तो ये कह रहे हैं कि जो यूवी है वो इनडायरेक्टली डिटरमाइन करती है मॉलिक्यूल का, जो कि कोई स्ट्रेन नहीं होता है उसमें। तो अब एक और रूल दिया था फिशर कून रूल्स में कॉन्जुगेटेड पॉलीन्स के लिए, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बहुत, ये थोड़े से ज्यादा हायर, उसमें आपके ज्यादा कॉम्पिटिशन में मेनली से फॉर्मूले से ही आपका काम चल जाएगा। तो इसमें ये फॉर्मूला है और क्या क्या चीजें दी गई हैं। अगर कुछ को पर्सनल इंक्वायरी होती है तो बाद में मैं एक क्लास पे कर दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये छोड़ रही हूँ आपकी।
ठीक है, इसमें नीचे दिया हुआ है कि ये जो वैल्यूज है NM R इंडो और R एक्सो, ये सब क्या बता रहे हैं। ये लाइकोपीन का एक एग्जांपल है जो कि फिशर-टोन रूल को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, ये कुछ आपके 2 होमवर्क है, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या ये आपके पास PDF है, तो ये आप करके नेक्स्ट क्लास में दिखाइएगा। अभी मैं थोड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बता देती हूँ। तो जिनके पास वो PDF है, ये PDF IIT बॉम्बे का कलियप्पन सर का है, प्रोफेसर कलियप्पन। तो अगर ये ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है, और मैंने शेयर भी किया है, तो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसके आगे, ये आप लोग करके फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। नाउ अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे क्यों आते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो आप अभी तक देख रहे थे कि जो भी ट्रांजिशन होता है एक लेवल से दूसरे लेवल पे, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है किस तरीके का बॉन्ड है। ठीक है, किस तरीके का बॉन्ड है, ये मैं पाविया से थोड़ा सा बता रही हूँ आपको। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, किसी को कोई बताएगा? What are the molecular orbitals? Orbital formed after hybridization of atomic orbitals. बोले सोनल? हेलो, हाँ सोनल बेटा बोले। यस मैम, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो जो बनते हैं मॉलिक्यूल बनता है, उसके ऑर्बिटल्स को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं? यस मैम। ठीक है, तो एनोटेट नहीं करे बेटा, मैंने उसको दिया नहीं है यहाँ से कि आप लोग को डिसेबल नहीं किया एनोटेशन के लिए, जानबूझ के आप लोग एनोटेट नहीं करें, क्लियर करें जिन्होंने भी किया है ये एनोटेशन। ये इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसे बताया सोनल ने, ये इट इज करेक्ट। होता क्या है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके फॉर्म करते हैं। अभी आपको थोड़ा सा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि उन्होंने, सुमित ने भी एक क्वेरी उठाई थी, क्वेश्चन भेजा है, और आप लोग को भी थोड़ा सा ये जानना चाहिए। आई थिंक कि मैं एग्जैक्ट वो चीज नहीं बता रही हूँ जो सुमित की क्वेरी है, लेकिन आई थिंक कि ये जो क्वेश्चन, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इससे एकदम साफ क्लियर हो जाएगा, तो वो क्वेरी नहीं रहेगी। इसको एनोटेट मत करें। देखिए, ये जो सिग्मा बॉन्डिंग दिख रही है, ये क्या है? ये फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। फॉर्मल्डिहाइड मीथेनॉल, जो कि जिसका CH2O होता है। आपको पता है कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है इस तरीके से बनते हैं। ये CH2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है, ये, और उसमें हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, है ना। sp2 ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये जैसे मैंने बताया कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या रखते हैं? एक p ऑर्बिटल्स फ्री रखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कंजुगेशन या डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो सारे के सारे में क्या है? एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से डिलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। अब ये जो डिलोकलाइजेशन हो रहा है, देखिए ऑर्गेनिक में मोस्टली जितनी भी चीजें हो रही हैं वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के ही वजह से हो रही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है ना, उसके बहुत से आपके इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी है। अब ये आपका जो दिख रहा है पाई बॉन्डिंग इन फॉर्मल्डिहाइड, ये दिख रहा है, ये वही एक एक p ऑर्बिटल है जिसकी मैं बात कर रही थी कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन या फिर जो भी है वो क्या होगा, वो क्या रखेगा? वो p ऑर्बिटल फ्री रखेगा। अब वो जो p ऑर्बिटल होता है आपका, आप जब नॉर्मल बनाते हो तो क्या करते हो? या तो प्लस माइनस कर देते हो सिमेट्री शो करने के लिए, या तो आप डैश कर देते हो और बिना डैश कर देते हो, ठीक है। तो कभी भी वो जो सिमेट्री का जो लोब होता है, लोब से जो सिमेट्री होती है, उसका ओवरलैप जो है वही बताता है कि आपके बॉन्डिंग जो हो रही है वो किस तरीके की हो रही है, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग हो रहा है। ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था। पाई बॉन्ड कैसे बनता है और क्या कहते हैं, ये कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ये तो सबको पता है ना, कि साइड वाइज अगर ओवरलैपिंग होती है तो वो क्या होता है?
पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। मतलब सेम लोड, उसमें भी अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग भी हो रही है तो उसमें भी क्या है, अगर जो सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स है, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स मतलब जो पी ऑर्बिटल है उसमें से एक प्लस और एक माइनस और एक प्लस और एक माइनस, अगर ऐसा है तो प्लस प्लस वाला कंबाइन किया, माइनस माइनस वाला कंबाइन किया, तो क्या हुआ, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स कंबाइन किए, वो सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स क्या हो गए आपके, बॉन्डिंग हो गए। और अगर वो उसका फ्लिप करने के बाद आया तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन किए, तो आपका क्या होगा, आपका जो भी आएगा वो एंटी बॉन्डिंग आएगा। तो ये देखिए इसमें जो दिख रहा है आपका पाई बॉन्डिंग इन फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या है, ये जब कंबाइन करेगा तो उसका दो है जो इसमें दिखाया है, फिल्ड पाई ऑर्बिटल जो कि सिमेट्रिकल ओवरलैप से बने, और एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग जो आपका क्या हुआ, तो ये जो आपका दिख रहा है ये एंटी बॉन्डिंग है, और ये जो आपका दिख रहा है ये फिल्ड पाई ऑर्बिटल है, ठीक है। अब जो कंप्लीट डायग्राम है फिल्ड ऑर्बिटल्स का, ये इस तरीके से दिखा रहा है जो ओवरलैप के बाद हो रहा है। अब इसको हम अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे यूज है ये डायरेक्टली देखते हैं। ये हमें डायरेक्ट ट्रांजिशन में दिखा रहा है कि कैसे उस मॉलिक्यूल का जो ट्रांजिशन लेवल पे जा रहा है। जैसे कि इसमें सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन दिखा रहा है। सिग्मा बॉन्ड मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग, और जब मैंने पाई बॉन्ड की बात की, वैसे ही जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, या तो पी ऑर्बिटल के हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेंगे या तो एसपी के हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेंगे, क्योंकि ऐसा आपका स्फेरिकल होता है तो हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब वो कैसे भी सज जाएगा तो वैसे ही रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें क्या है आपका, ये सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग दिखा रहा है। अगर दो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन बॉन्ड का मतलब क्या है आपका, कार्बन बॉन्ड मतलब है आपका कि पी ऑर्बिटल, फिर से वही आ गया, कार्बन कार्बन मतलब कि पी ऑर्बिटल है आपके, पी ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं। उसमें भी दो रीजन, अब हेड ऑन ओवरलैपिंग करने का मतलब क्या है, ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, तो एक थे कि आपका पॉजिटिव कैसे करेगा, तो वो बॉन्डिंग होगा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव कंबाइन कर रहा है हेड ऑन ओवरलैपिंग। या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि अगर आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव है और आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ऊपर ये उल्टा हो जाएगा, आपका ये नेगेटिव और पॉजिटिव इससे कंबाइन करेगा, ठीक है, सीधे सीधे हेड ऑन ओवरलैपिंग के साथ में, तो वो क्या बनाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग। तो ये जो सिग्मा बॉन्डिंग और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग दिख रहा है, यही बनाते हैं आपके होमो और ल्यूमो। जो होमो होता है आपका वो क्या बनाता है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग वाले हैं वो क्या बना रहे हैं, ल्यूमो, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होने के बाद जाता है, दैट इज द लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये था सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कि बॉन्ड, ये जो ये दिखा रहा है आपका, ये क्या दिखा रहा है कि ये कैसे आपका ये बना, ठीक है, ये सिग्मा ओवरलैप हुआ है और उसमें सिमेट्रिकल हुआ है, इसीलिए आपका बॉन्डिंग है। और ये आपका जो ऊपर दिखा रहा है ये कैसा दिखा रहा है, ये देखिए, ये एक लोब जो ये वाली लोब है ये पॉजिटिव है या शेडेड है और ये बिना शेडेड है, ठीक है, तो इसलिए आपका ये क्या दिखा रहा है, ये ट्रांजिशन है। तो ये होमो से ये ल्यूमो में जा रहा है। अब ये होमो से ल्यूमो में जा रहा है, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, आप दोनों को कंबाइन करके कैसे दिखा सकते हो, ये तो आपने दिखाया। अभी मॉलिक्यूल तो अलग अलग तो जाते नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों एनर्जी लेवल है, उसमें से आपका होमो से ल्यूमो में जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो आपका है ये वाला मॉलिक्यूल जो बनने के बाद में है, इसमें दोनों है आपके, इसमें सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जा रहा है। तो ये सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कैसे गया, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन क्या है आपका, ये बॉन्डिंग वाला था, और ये जो इधर वाला ये जो दिखा रहा है ये भी कंबाइन कर गया, ये क्या था, ये एंटी बॉन्डिंग था। तो जो ट्रांजिशन हुआ वो क्या हुआ आपका, ये जो दो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये हुआ आपका होमो, और उससे कहा जा रहा है आपका, उससे आपका जा रहा है जो कि
ल्यूमो है जो अनऑक्युपाइड है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल है। अभी आपको ये इस तरीके से दिखाया जा रहा है। फिर इसमें ये क्या दिखा रहे हैं आपके, है ना? काइंडली डोंट एनोटेट बेटा, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो आई डोंट नो, but if here you are for gaining some knowledge, if you are not interested you can skip the class, why you are disturbing others बेटा, है ना? और मैं बहुत ज्यादा देर क्लास भी नहीं लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम से आई विल रिस्ट्रिक्ट देम। तो ये क्या दिखा रहे हैं आपको कि ये जो आपका होमोसिलियम में कैसे एक ही मॉलिक्यूल में दिखा रहा है कि कैसे आपका ट्रांसफर हो रहा है। अब हम लोग सेकेंड में बढ़ते हैं। सेकेंड कंपाउंड देखिए, बस एक मॉलिक्यूल और एक कंपाउंड और ट्रांजिशन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बता रही हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स का बताऊंगी। इसके अलावा आप लोग इससे रिलेटेड चीजें और पढ़िएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, ठीक है? तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ये क्या है, ये n to pi एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। अब आपको जैसे बताया था पिछले क्लासेस में कि n वो किस में होगा, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे इसमें एग्जांपल लिया है Cn का, ठीक है? Cn मतलब क्या है आपका, कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कार्बन में ऑर्बिटल्स में भी होता है, p होगा, और n में क्या है आपका, n में भी होगा, ठीक है? लोन पेयर वाला भी इलेक्ट्रॉन फ्री। तो इसमें भी वही दिखा रहा है, देखिए ये जो हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई, ये आपका बॉन्डिंग हो गया, जिसमें कोई ओवर, ये जो लोन पेयर वाले बड़े से p दिख रहे हैं, ये क्या है? अच्छा, एक चीज आप लोग बताएंगे क्या मुझे अनम्यूट करके? ये देखिए ये कैसा बनाया है, ये जो ऑर्बिटल्स बनाया है, ये ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल्स नहीं है, ये p ऑर्बिटल्स नहीं है। अभी क्या हो गए हैं, ये मैं फिर से दोबारा आ रही हूँ सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में। आपको पता है कि जो ऑर्बिटल्स p होते हैं और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है? s और p के को कंबाइन करके जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं उसमें एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा सा होता है, और जो p ऑर्बिटल होते हैं उसके दोनों लोब बड़े बड़े होता है ना? तो अब ये जो सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन को दिखा रहा है, इसमें क्या दिखाया है देखिए कि दोनों, क्योंकि वो बॉन्डेड फॉर्म में है ना, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑलरेडी बन गए हैं, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और वो सिग्मा है, बने हुए हैं, वैकेंट वाला p वाला तो है नहीं, तो इसलिए उसमें ऐसा दिखा रहा है बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग में। पाई वाले में नहीं, पाई वाले में जो मैंने बोला कि साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे दिखाएगा, वो सिग्मा जैसे ही वो सिग्मा बनाया, उसमें सिग्मा में मतलब आपके लोब्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है? ये लोब्स चेंज होने की बात मैंने नहीं बताई थी। इसके बाद आप लोग जो n to sigma एंटी बॉन्डिंग में दिखा रहे थे, इसमें भी वही है। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इसमें दिखाए जा रहे हैं, है ना? ये जो n है, इन n में ये जो ऑर्बिटल्स आप देख रहे हो, ये जो ये, हाँ शिवानी बोले बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो आप? You are not audible. I'm not audible. सोनल मैं ऑडिबल नहीं हूँ? मैम ऑडिबल हो आप? Yes, ma'am, you are audible. शिवानी कुछ ऑडिबल हो मैम? बेटा आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगी शिवानी। ठीक है, आप ये फिर से देखिए, ये क्या है, ये जो ऑर्बिटल है अभी जिसको मैं ये जो ऑर्बिटल है ये वाला नाइट्रोजन वाला n, ये ऐसा क्यों है, ये कोई एक्सप्लेन करेगा? Anyone want to say about this? Any? Cn जो दिया है ना, Cn उसमें नाइट्रोजन के ये जो लोब्स है ये ऐसे क्यों दिए हैं? रिपल्शन के कारण मैम। ड्यू टू लोन पेयर मैम, नॉल पेयर के रिपल्शन के कारण। हाँ, लोन पेयर के कारण। लोन पेयर कौन बोल रहा है, नाम भी बता दीजिए क्योंकि 3 लोग अनम्यूटेड हो। सांडिल्या मैम।
मैम ड्यू टू लोन पेयर। ओके, तो अब ठीक है किशन, मतलब आप क्या बोल रहे हो किशन कि ये लोन पेयर रिपल्शन की वजह से? यस मैम, यस मैम। ओके, हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ना, ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, हाँ, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। हाँ ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये लोब ऐसा क्यों है? लोब नाइट्रोजन इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? लोन पेयर में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? लोन पेयर मैम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। sp3 में तो नाइट्रोजन, हाँ सुनो क्या बोल रहे हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण मैम इस तरह का शेप आया है। यस मैम, हाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसलिए है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया है। इसमें भी एकदम साफ साफ आपको देखिए दिख रहा है। अब जो जिन बच्चों को कुछ पूछना होगा, देखिए मैंने आप लोग के लिए एबल की हुई थी एनोटेशन, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डायरेक्ट उस पे जाकर के पॉइंट आउट कर दीजिए कि किसी स्ट्रक्चर या राइटिंग है, लेकिन कुछ बच्चों की वजह से मुझे डिसेबल करना पड़ा है। ठीक है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो प्लीज रेज कर लीजिएगा, आई विल सेलेक्टिवली एबल कर दूंगी उसको एनोटेट करने के लिए, देन यू कैन एनोटेट एंड यू कैन टेल नाउ। तो ये जो एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है, ये इसमें डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा, है ना, कि सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये नॉन जो लोन पेयर है आपका उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि sp3 है। देखिए इसमें दिया भी हुआ है, मैं ये देखी नहीं थी, यहाँ दिया भी है नाइट्रोजन sp3। ठीक है, अब इसका जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का ट्रांजिशन दिखा रहा है। जो सिमेट्री और अनसिमेट्री है वो समझ में आ गया होगा। सुमित, जो आपने स्ट्रक्चर भेजा था वो मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने तुरंत ही भेजा था कुछ देर पहले, तो मैं इस पे ले नहीं पाई हूँ लैपटॉप पे। तो उसमें आपने जो शेडेड और अनशेडेड है ना, वो यही दिखा रहा है ना। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लोब को उन्होंने क्या किया है, उन्होंने शेडेड नॉन शेडेड दिखा दिया है। तो इसमें भी क्योंकि शेडेड नॉन शेडेड है तो उसका मतलब वही है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब कि आपके 6 एनर्जी लेवल बनेंगे, psi1 psi2 psi3। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनको psi1 psi2 psi3 से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। ये एक्चुअली ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। जो पेरिसाइक्लिक बताऊंगी उसमें ये चीजें आप लोग को क्लियर कर दूंगी। तो जो वो है आपका, बस इससे रिलेट कर दे रही हूँ आपको कि आपका जो क्वेश्चन था उसमें यही चीजें हैं, सिमेट्रिक एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ही दिखा रहा है, बस उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कि psi1 psi2 psi3 psi4 psi5 psi6 तक बनेगा। ठीक है, और एक में सारे 6 जो नीचे रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे आपके, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो तीनों जो है क्या रहेंगे, सिमेट्रिक रहेंगे। एक होता है नोड, नोड मतलब होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की टेंडेंसी जो है वो 0 या निल होती है। तो जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हो तो क्या करते हो कि नोड के बेसिस पे करते जाते हो। जैसे सबसे पहले आपका अगर 6 है तो 2 2 2 करोगे तो 2 नोड होगा, उसके बाद 1 नोड होगा। ये केवल 3 इलेक्ट्रॉन के बाद में बता देती है 3 पेयर। ठीक है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है आपके तो 6 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, 2 2 2 करके ऐसे करके एक एक करके पूरा जाएगा। मतलब पहले कोई नोड नहीं रहेगा, फिर एक नोड कम, फिर एक नोड कम, ऐसे एक एक नोड कम होते जाएंगे, सॉरी एक एक नोड बढ़ते जाएंगे, और सबसे लास्ट में क्या होगा कि 6 ऑर्बिटल का पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ऐसे करके पूरे 6 ऑर्बिटल अलग अलग होंगे और उसमें 5 नोड बन जाएंगे, है ना। ये मैं एक्सप्लेन करूंगी बाद में, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे केवल आप ये बता रहा है। ठीक है, कि सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल जो है वो बॉन्डिंग बना रहे हैं, नहीं तो एंटी बॉन्डिंग बना रहे हैं। अब इसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है देखिए, तो कैसे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को, नॉन बॉन्डिंग को कैसे एक साथ दिखाया है। और एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे नीचे वाले को नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजिशन दिखाया है वो एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग दिखाया है। तो जब एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन दिखाया है तो हम जो ओवरलैप कराया है, इसमें जो एक साथ दिखाया है वो किसको दिखाया है, वो केवल देखिए इस वाले को दिखाया है और इस वाले को दिखाया है, इन दोनों को ही कंबाइन करके ये बनाया है। ओके,
ठीक है, तो अब हम लोग इस बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। देखिए उसके बाद आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स का आएगा, उसमें भी आएगा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग आएगा, पाई वैसे ही आएगा जैसे मैंने बताया, वो तो सिग्मा था, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपको दिखाया, बॉन्डिंग दिखाया, ये पाई है, तो पाई बॉन्डिंग में तो सीधे सीधे पी बॉन्ड, और जो मैं पहले पी बॉन्ड के बारे में बता रही थी वो तो सीधे सीधे इसमें लागू हो जाएगा कि पी डायरेक्ट सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल इससे कंबाइन करेंगे तो फर्स्ट पॉजिटिव लो वाले और फर्स्ट नेगेटिव वाले तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे और उसको एक साथ कर देंगे कंपाइल, तो आपका पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाती हूँ। अब आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछना है आज पूछ लीजिए, आज की क्लास बस इतना ही रखूंगी। हाँ बच्चों, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी आपको बताती हूँ। कितने बच्चों को 20 to 50% समझ में आ रहा है? रेज योर हैंड्स। हाँ, सुमित का एक क्वेश्चन है, हाँ स्नेह ने रेज किया है। सुमित का एक क्वेश्चन है कि व्हाई डज फॉरबिडन ट्रांजिशन ऑकर्स। इसका आंसर मैं दूंगी, पहले शाम भी बताए क्या क्वेश्चन है आपका। शामी बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें अपने को। शाम्बी, एक बच्चे ने पूछा है कि स्क्रीन पे नहीं लिख पा रहे हैं, उसका रीजन वही है कि मैंने डिसेबल कर दिया है एनोटेशन को। आई डोंट नो कि अब नेटवर्क प्रॉब्लम है कि ओके। सोनल आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके, शाम्बी आर यू देयर? ओके, मे बी सम नेटवर्क प्रॉब्लम इज देयर फ्रॉम हर साइड। तो कोई इसका आंसर बताना चाहेगा, व्हाई डज फॉरबिडन ट्रांजिशन ऑकर? सुमित आपने क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? सुमित आई एम ऑडिबल जैसा सोनल ने बताया तो? यस मैम, यस मैम। हाँ हाँ बोलिए सुमित। मैम बोल रहे थे मतलब फॉरवर्डन ट्रांजिशन में मतलब समझ नहीं आया। फॉरवर्डन ट्रांजिशन जब एनर्जी गैप लार्ज होता है तब फॉरवर्डन ट्रांजिशन होता है क्या? और नहीं, जैसे कि एलोट ट्रांजिशन मतलब स्मॉल जब होता है एनर्जी गैप एनर्जी ज्यादा गैप होता है तब एलोट इसलिए ट्रांजिशन होता है। फॉरबिडन ट्रांजिशन। मतलब आप ये सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा गैप हो जाता है तो ट्रांजिशन नहीं हो पाता नहीं, ट्रांजिशन नहीं हो है ना पाएगा मतलब। हम्म, सुमित? मतलब एनर्जी गैप ज्यादा रहेगा तो मैम जो ट्रांजिशन नहीं हो ट्रांजिशन पाएगा। सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं करते उन्हें हाँ, फॉरबिडन ट्रांजिशन जो कहते हैं। ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल फॉलो करते हैं, कुछ सिलेक्शन रूल्स है। मैं फिर से आपको स्लाइड दिखा रही हूँ। देखिए, जो सिलेक्शन रूल होते हैं है ना, वो बताते हैं कि कौन सा ट्रांजिशन अलाउड है और कौन सा ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो चेंज नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक। सम बैकग्राउंड नॉइज इधर। ओके, तो ये क्या कह रहे हैं, ये स्लाइड क्या कह रही है? देखिए, ये स्लाइड कह रही है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है
इरशाद म्यूट कर भाई। मैंने म्यूट किया है बट आई थिंक कि उनका अपने आप अनम्यूट हो जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये क्या कह रहे हैं कि द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड नॉट चेंज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जब भी आपका एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है, आपको पता है कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। जस्ट एक्सप्लेन, एनीवन वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज द स्पिन क्वांटम नंबर? रेज योर हैंड्स। व्हाट इज द स्पिन क्वांटम नंबर? Ma'am, spin quantum number describes spin of the electron. It is clockwise or anti-clockwise. ओके, इसने आप भी बता दीजिए फटाफट, क्या बोल रहे थे आप? मैम ये n to pi स्टार ट्रांजिशन फॉरवर्डन कैसे हुआ, मतलब ये समझ नहीं आया। हाँ, मैं यही बता रही हूँ कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन के, वो या तो चेंज नहीं होना चाहिए, या तो ट्रांजिशन जो होता है बिटवीन टू ऑर्बिटल शुड बी सिमेट्रिकली अलाउड। सिमेट्रिकली अलाउड मतलब कि दोनों की सिमेट्री, अभी हम लोग बात की ना इतने देर से, उसकी सिमेट्री है ना। अभी 11:34 हो गया है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको जैसे बताया था कि मोस्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं n to pi into 1। एक्चुअली मेरी एक मीटिंग है 11:30 से, दैट्स व्हाई आई वाज इन रश। तो अब इस थोड़ा सा आज बंद कर देती हूँ, कल फिर से मैं क्लास लूंगी और यही चीज फिर से डिस्कस करूंगी। ओके ओके मैम। ठीक है। हाँ, मैंने टाइम थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। कल आप लोग की सारी क्वेरीज में अब रखे रहिए, मैं कल करूंगी। मैंने टाइम थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, 11:35 हो गया है। हाँ ठीक है बेटा, मैं एंड कर रही हूँ। हाँ, सारे क्वेश्चन या तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा या तो फिर आप लोग लेके रखिएगा, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू मैम। ओके बेटा।